आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो उस परिस्थिति में जो पुनर्मूल्यांकन खाता है वह उसमें जो लेखे हैं वह किस प्रकार किए जाते हैं। तो अब जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है और इसकी बनाने की आवश्यकता कब कब हमें पड़ती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि होने के फलस्वरूप लाभ हानि की गणना करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। तो जब भी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस समय के जो भी लाभ, रिजर्व, हानि सब पड़ी हैं वो उनके साझेदारों में ओल्ड रेशो में यानी पुराने अनुपात में बांट दी जाती हैं। तो उस पर समय जो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया जाता है, तो पीछे भी हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा था ख्याति का वितरण, जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो, रिजर्व्स, प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितने भी प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व सब पड़े हैं उनकी एडजस्टमेंट हमने सीखी थी लास्ट लेक्चर में। तो आज हम कर रहे हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। तो इसमें क्या होता है कि जब रेशो में परिवर्तन होता है तो वो पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाते हैं साथ में, ताकि जो संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो कमी या वृद्धि हुई है उसके फलस्वरूप जो लाभ या हानि हुआ है उसे साझेदारों के बीच में बांटा जा सके। तो परिभाषा हमने कर ली है इसकी, तो वन बाय वन अब स्टडी करते हैं। तो पहले कि पुनर्मूल्यांकन खाता कब कब बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है एडमिशन के टाइम पर, जब कोई साझेदार प्रवेश करता है, साझेदार की मृत्यु होने पर, साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर, या साझेदारों के बीच में लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, जो आज हम करेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ये सभी करने हैं। तो सभी में ही एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता बिल्कुल सेम है, चाहे वो रेशो चेंज होने पर बनाया जाए, चाहे एडमिशन के टाइम, चाहे रिटायरमेंट के टाइम, बिल्कुल सेम तरीका है बनाने का, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप समझें कि कैसे बनाया जाता है। तो इसके अंदर जो संपत्तियों के मूल्यों में कमी या वृद्धि होती है उसे दिखाया जाता है, और दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है उसे दिखाया जाता है। और कई बार क्या होता है, बैलेंस शीट में हमें कुछ आइटम नहीं दी होती जिनका हमें बाद में पता चलता है, जो लिखने से रह जाती हैं, चाहे वो दायित्व हों, चाहे संपत्तियाँ, चाहे लाइबिलिटीज़ हों, तो उनकी भी एडजस्टमेंट इसके अंदर की जाती है। अनरिकॉर्डेड असेट्स और लाइबिलिटीज़ जिनका हमें बाद में पता चलता है, जो बैलेंस शीट में नहीं दी होती, तो उनमें भी कमी है कि वृद्धि है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें एंट्री करनी होती है। और यह पता लगाने के लिए भी हम बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता कि जो हमारी फर्म की वास्तविक स्थिति क्या है, उस समय तक जो उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है संपत्तियों और दायित्वों की, और उससे होने वाली लाभ हानि के लिए तो ये बनाया ही जाता है। और उसी के आधार पर उनकी पूंजी जो है वो एडजस्ट की जाती हैं। जिसने त्याग किया है उसको लाभों में हिस्सा मिल जाता है, और जिसने गेन किया है वो उसी के अनुपात में उसे हिस्सा देता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कर चुके हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में। तो हमने पढ़ा था दो तरीके थे इसके करने के, कि पहला तो था कि लाभों को साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और दूसरा था कि साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, यानी उसे नहीं बांटा जाएगा, एक समायोजन यानी एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से उसका लेखा किया जाएगा। वो आज भी हम करेंगे हमारे आज के टॉपिक में, वो किस प्रकार होता है। तो ये फॉर्मेट है पुनर्मूल्यांकन खाते का। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कमी और वृद्धि। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है पुनर्मूल्यांकन खाता, कौन सा इस साइड में आएगा डेबिट में और कौन सा क्रेडिट साइड में। तो पहले जानते हैं, इधर लिखा है डेबिट साइड में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, संपत्तियों के मूल्य में कमी। संपत्तियां तो आप जानते ही हैं कि जो हमारी हैं, जिन पर हमारे व्यवसाय का नियंत्रण है या हम उसके मालिक हैं, असेट्स। तो जब असेट्स हमारी कम हो जाती है
हमारी संपत्तियां कम होती हैं तो हमें नुकसान होता है, लॉस होता है तो लॉस डेबिट साइड में आता है। उसी प्रकार से अगर लायबिलिटी में वृद्धि हो जाती है, यानी देनदारी बढ़ जाती है, तो भी लोग नुकसान है, क्योंकि अब पहले 5,000 देने थे, अब 6,000 देने तो 1,000 रुपये का, और लायबिलिटी बढ़ गई तो वो भी नुकसान है, तो वो भी डेबिट साइड में, यानी कि लॉसेस डेबिट साइड में, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। और इसी तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी कि पहले वो लायबिलिटी हमारी नहीं थी, बैलेंस शीट में शो कर रखी, बाद में एडजस्टमेंट के माध्यम से हमें पता चलता है कि लायबिलिटी थी वो एक और बढ़ गई है अचानक, तो वो भी फिर नुकसान हो गया, एक लायबिलिटी और बढ़ गई। तो इस तरह से 3 प्रकार के जो लॉसेस हम अपने पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाते हैं, संपत्तियों में कमी होने पर नुकसान, लायबिलिटी के बढ़ने पर नुकसान, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का अचानक पता चलने से नुकसान जो होता है, वो तीनों डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। और उसी प्रकार जब संपत्तियों में वृद्धि होती है तो प्रॉफिट हो गया क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी में कमी आ जाती है तो भी प्रॉफिट, क्योंकि पहले 6,000 देने थे, 5,000 देने, 1,000 रुपये में बच के प्रॉफिट हो गया, तो वो भी क्रेडिट साइड में। उसी प्रकार से पहले कोई संपत्ति थी, हमें नहीं पता था, हमारी या बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, अब हमें पता चलता है एडजस्टमेंट के माध्यम से, तो संपत्ति हमारी बढ़ जाती है, तो संपत्ति बढ़ेगी तो हमें फिर प्रॉफिट हो जाता है, तो वो भी क्रेडिट साइड में। तो इन सब एडजस्टमेंट को करने के बाद अगर प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस कम है, यानी खर्च कम है इस साइड में, तो प्रॉफिट होता है, उसे साझेदारों के लाभ हानि खाते में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। अगर लॉस होता है, यानी कि खर्चे लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो लॉस होगा, तो लॉस को साझेदारों के पूंजी खाते में बांट दिया जाता है। तो यह था पुनर्मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट। इसमें बस 4 ही चीज़ें आती हैं, 5-6 चीज़ें, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कमी वृद्धि, और अनरिकॉर्डेड असेट्स और लायबिलिटीज़। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो एंट्री है वो की जाती है जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, बैलेंस शीट दी हुई है, ABC पार्टनर हैं, 3:2 का अनुपात है, और 31 मार्च 17 का ये बैलेंस शीट है। इसमें कैपिटल दी हुई है तीनों की 50, 40 और 30, और इस तरफ में हमें असेट्स वगैरह दी हैं, रिजर्व फंड है, क्रेडिटर प्रोविडेंट फंड है। तो यहाँ हमें करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो सिर्फ जो एडजस्टमेंट में हमें नीचे चीज़ें दी होती हैं, उनमें से हमें देखना होता है कि हमारे असेट्स या लायबिलिटी में कोई कमी वृद्धि हुई है या कुछ और। तो पहली एडजस्टमेंट है हमारे पास गुडविल की। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि गुडविल की जो एडजस्टमेंट है वो किस प्रकार की जाती है। तो गुडविल टोटल है फर्म की 3 लाख रुपए। तो गुडविल को बांटने के लिए सैक्रिफाइजिंग या गेनिंग रेशियो की आवश्यकता पड़ती है, जिसके आधार पर इन्हें बांटा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ओल्ड रेशियो है 3:2:1, और न्यू रेशियो है इक्वल, यानी कि फ्यूचर का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी 1:1:1। तो सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेनिंग निकाला जाता है, फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड होता है 3/6, नया होता है 1/3, यानी कि जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाता है 1/6, यानी कि सैक्रिफाइस करता है, ये प्लस में आएगा, तो 2-6 एलसीएम में जाता है, तो 3 - 3 दूनी 2, यानी कि 3 - 2 करेंगे तो 1/6 सैक्रिफाइस करता है, जो हमारा ये पार्टनर है ए। और फिर बी का निकालते हैं, तो बी का है 2/6 माइनस, यानी कि 2/6 को काटते हैं तो 1/3 आ जाता है, और इसका न्यू रेशो भी है 1/3, यानी कि पहले भी 1/3 था, अब भी 1/3 है, यानी कि नो चेंज। इसको ना तो इसने सैक्रिफाइस किया, ना ही इसने कोई गेन किया है इसके अंदर। बचता है तीसरा पार्टनर, तीसरे का है ओल्ड रेशो 1/6 और नया रेशो है 1/3। तो इसको भी घटाते हैं, निकालेंगे एलसीएम लेके, तो 6 आएगा एलसीएम, तो 1 - 2, यानी कि माइनस का 1/6 जो माइनस का आ जाता है, इसका मतलब गेन। तो ए ने तो किया सैक्रिफाइस 1/6 और सी ने किया गेन 1/6। तो इस तरह से, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जो साझेदार सैक्रिफाइस करता है, त्याग करता है, तो उसको जितना हिस्सा उसने त्याग किया है उतना हिस्सा उसे ख्याति में मिलता है। जो फर्म की ख्याति है, फर्म की ख्याति है 3 लाख, तो 3 लाख का 1/6 अगर हम निकालते हैं तो वो बन जाता है 50,000 रुपये। 3 लाख गुणा में 1/6, तो वो आ जाता है 50,000 रुपये। हमारी ख्याति निकल जाती है, जो ए को मिलेगी और सी ने देनी है, क्यों बी
बी का तो जो है उसको कोई नो प्रॉफिट नो लॉस, उसका पहले भी यही अनुपात था, अब भी अनुपात है, उसको कोई सेक्रीफाइस नहीं हुआ और कोई भी गेन नहीं हुआ। तो पहले हम गुडविल की ही एंट्री कर लेते हैं। तो ए ने सेक्रीफाइस किया तो ए को मिलेगा, ए की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट में और घटती है डेबिट में। तो एंट्री हो जाएगी सी की कैपिटल कम करनी, क्योंकि सी ने देने हैं और ए को मिलना है तो ए की कैपिटल बढ़ेगी। तो एंट्री हो जाती है हमारी इसकी, अगर जनरल एंट्री करनी हो तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री हो जाती है हमारी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, क्योंकि सी ने देने हैं और ए ने लेने, ए की पूंजी बढ़ेगी और सी की पूंजी कम होएगी, क्योंकि सी ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है। जो गेन करता है वो साझेदार देगा और जो सेक्रीफाइस करता है वो साझेदार लेता है पूंजी, उस गुडविल में अपना हिस्सा जितना उन्हें सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइस था 1/6, तो 3 लाख 1/6 50,000, तो 50,000 ए को मिलेगा और सी देगा। तो ये एंट्री होगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल 50,000। दूसरी एंट्री है हमारे पास फिक्स असेट्स की, यानी जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। तो फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन लग गया 10%, यानी कि डेप्रिसिएशन से हम जानते हैं संपत्ति के मूल्य में कमी हो जाती है। जब संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो वो हमारे लिए नुकसान है। तो वो हो गया 1,80,000 थी हमारी असेट्स, उसका 10% निकालते हैं 18,000 रुपये। और अगली तीसरी एंट्री हमारी कैपिटल की, हमने एडजस्टमेंट करनी है नो प्रॉफिट शेयरों की रेशियो के हिसाब से करंट अकाउंट खोलकर, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ एक ही एंट्री हमारे पास उपलब्ध है। फिक्स असेट्स में कमी हुई है 10%, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ उन्हीं आइटमों को लिखा जाता है कि जो संपत्ति और दायित्व के मूल्य में कमी या वृद्धि को दर्शाते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक ही एंट्री है सेकंड, जिसके अंदर ये बताया गया है कि फिक्स असेट्स में 10% की डेप्रिसिएशन लग गया, यानी 1 लाख का 10% 18,000 रुपये। तो कमी होगी तो लॉस है, एक ही एंट्री है तो 18,000 रुपये लॉस हो गया। तो 18,000 रुपये को बांटेंगे फिर 3:2:1 में। तो 18,000 को अगर बांटते हैं 3:2:1 में तो वो हमारा जाता है 3 + 2 + 1 6, 18 से भाग किया तो आ जाता है 3, यानी कि 3 × 3 = 9,000, 3 × 2 = 6,000 और 3 × 1 = 3,000 रुपये इनको मिलेगा अपना असेट्स में। जो डेप्रिसिएशन लगा, रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ, उसमें हिस्सा 3:2:1 में। अब है तीसरा जो पॉइंट है, कह रहा है कि एडजस्टमेंट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। अब जो पैसा इनको उसको ट्रांसफ़र कर देना है कैपिटल करंट अकाउंट ओपन करके। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझाते हैं आपको। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में हमें रिजर्व फंड भी दिए हुए हैं। तो बैलेंस शीट में जब प्रॉफिट रेशियो हमारा चेंज होता है तो पहले के कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस, कोई भी रिजर्व, कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर बैलेंस शीट में शो रखे हों तो उन सबको भी साझेदारों के लाभ हानि पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर जो 18,000 रुपये है तो इसको भी 3:2:1 में बांटेंगे तो वही सेम 9,000 रुपये, 6,000 रुपये और 3,000 रुपये आते हैं एक प्रत्येक साझेदार को लाभ के रूप में। तो रिजर्व फंड से तो कैपिटल बढ़ेगी और जो लॉस हुआ रिवैल्यूएशन में तो कैपिटल घटेगी, क्योंकि रिजर्व फंड फिर इसको बांटने की एंट्री क्या हुई रिजर्व फंड को। रिजर्व फंड हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट में बढ़ता है, डेबिट में कम होता है। तो एंट्री होती है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ख़त्म करना है इसको, ख़त्म होगा डेबिट में। और कहाँ जाएगा रिजर्व फंड ख़त्म होकर? साझेदारों के बीच में। तो टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। तो 18,000 रुपये को बांट देंगे, एक को आ जाएंगे 9,000, दूसरे को 6, इसको 3। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इसको नेक्स्ट स्लाइड से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको हमने करना है। तो ये देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से आप समझते हैं। तो पहले इनका पास पूंजी का बैलेंस था 50,000, 40,000 और 30,000 जो हमें दे रखा है बैलेंस शीट में। जनरल रिजर्व हमने बांटा तो इसके हिस्से में आया 9, उसके हिस्से में 6, इसके हिस्से में 3। गुडविल में हिस्सा मिला ए को 50,000, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया, दिया है सी ने। उसी तरह से सी ने दिया है, किसको दिया है? ए को। तो ए की सी की कैपिटल कम कर दी गुडविल से, क्योंकि 50,000 सी ने देने थे, और ए की कैपिटल बढ़ा दी क्योंकि सी ने इसको दिए हैं। तो ये हमारा टोटल हमने किया तो ये आ जाता है, क्योंकि 3 आइटमें थी हमारे पास, एक गुडविल की, एक जनरल रिजर्व की, एक रिवैल्यूएशन के लॉस की। तो रिवैल्यूएशन का लॉस हमने ये बांट दिया 9,000, 6,000 और 3,000, क्योंकि लॉस से कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट साइड में, अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन के नाम से हम एंट्री कर देते हैं। तो तीनों एंट्री हमने कर दी। और ये ओपनिंग बैलेंस, ये जनरल रिजर्व बांटने की, ये गुडविल की और ये रिवैल्यूएशन के लॉस की।
तो हमारा टोटल आ जाता है 1946 और 53। वो हमने इस साइड में जिस साइड ज़्यादा टोटल है वो दिखा देते हैं, 53 इस साइड का ज़्यादा था तो इस साइड 53 कर दिया हमने। तो बैलेंस निकालते हैं। इसका तो बैलेंस आ जाता है बैलेंसिंग फिगर 1 लाख, ए का कैपिटल का, इसका आ जाता है 40,000 और उसका आ जाता है बैलेंस इसका निकलेगा इस साइड में, डेबिट बैलेंस है इसका 20,000 रुपये। तो हमने इसको बैलेंस बीडी में कन्वर्ट कर दिया तो 1 लाख, इसका तो आ गया 1 लाख और इसका है 40,000 और इसका है 20,000। लेकिन जो तीसरा पॉइंट था उसमें ये कहा था साझेदारों ने कि जो उनका जो पूंजी है भविष्य में उन्होंने नए अनुपात में रखनी है, तो नया अनुपात था उनका 1:1:1 यानी कि इक्वल। तो इक्वल टोटल पूंजी अब इनके पास 1:20 यानी 1 लाख और 1:40, 1:40 में से 20 इसने माइनस में, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है तो टोटल पूंजी होगी 1:20। तो 1:20 को अगर हम बांटते हैं 1:1 यानी कि इक्वल रेशियो में, तो तीनों की पूंजी 40 हज़ार रुपये होनी चाहिए। लेकिन इस टाइम इसकी पूंजी है 1 लाख, इसकी है 40,000, इसकी तो ओके है और इसकी 20,000 रुपये माइनस में है। तो इसका 1 लाख है, तो नए एडजस्टमेंट हमने करना है तो इसको 60,000 रुपये वापस कर देंगे, क्योंकि जो पूंजी है वो नए अनुपात में होनी चाहिए। यानी कि 60,000 रुपये ही ले जाएगा साझेदार। इसके तो 40 होने चाहिए, तो 40 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 20,000 माइनस में है तो 40 प्लस में होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 20 तो पहले ये और 40 जो और प्लस में लेके आने, तो टोटल 60,000 रुपये ये लेकर आएगा और ए लेकर जाएगा और सी लेकर आएगा। तो उसमें लिखा था कि जो एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट के माध्यम से हमने करनी है। तो अभी 60,000 रुपये लेके जाएगा तो इसके कैपिटल के जो 60,000 रुपये हैं वो ट्रांसफ़र करने हैं हमने करंट अकाउंट में। अब कैपिटल ख़त्म करनी है और करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ाना है। कैपिटल जो ख़त्म है वो डेबिट में होती है, तो एंट्री हो जाएगी हमारी कैपिटल अकाउंट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। यानी कि कैपिटल जो है उसका 60,000 रुपये, क्योंकि 40 रखनी है, 1 लाख बची हुई है तो 40 चाहते हैं हम नए रेशो के हिसाब से, और जो बचेगा बैलेंस वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो पूंजी इसकी है 60,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। कैपिटल ख़त्म होगी डेबिट में जाके और करंट अकाउंट बढ़ गया क्रेडिट में आके। उसी प्रकार इससे हमने 60,000 रुपये मंगवा लिए, इससे हमने 60,000 मंगवा लिए सी से, तो इसकी भी एंट्री हो जाती है। इसकी पूंजी अब घटेगी और लेके आया है ये पूंजी, इसकी तो वापस कर दी, इससे मंगवा ली, तो वहाँ करंट अकाउंट टू एज और सी कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से ये तीनों पॉइंट हमारे हो गए। पहला था गुडविल बांटने का, वो हमने सैक्रिफाइस गेनिंग रेशो में बांट दी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस था, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है। एक ही एंट्री थी 18,000 रुपये की, तो वो भी हमने बांट दिया। लॉस 8, 9, 6 और 3 ये एंट्री ऊपर कर चुके हैं। तीसरी एंट्री थी रिजर्व बांटने की, वो भी बांट दिया उनके अनुपात में। और चौथी एडजस्टमेंट हमने करनी थी, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, कि उनके करंट अकाउंट के एडजस्टमेंट कर दो, नए रेशो में पूंजी होनी चाहिए। बचती है 1,40,000 और -20, तो इसके 60 वापस कर दिए, इसकी तो 40 ही है और इसकी हमने 60,000 मंगवा लिए ताकि इसकी भी 40 से हो जाए, तो वो एक एंट्री के माध्यम से एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो एक और क्वेश्चन एग्जांपल है, इसको भी समझते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना इसमें भी, तो 3 पार्टनर हैं, अशोक, भीम और चेतन। इनका जो ओल्ड रेशियो है 3:2:1, और बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है जर्नल रिजर्व। तो आपको पता है जब भी अनुपात में परिवर्तन होता है तो जितनी भी चीज़ें बैलेंस शीट में पड़ी हैं उन सबको हमने ख़त्म करना होता है। तो अगर ख़त्म कब होता है, अगर जर्नल एंट्री करनी हो, यहाँ जर्नल एंट्री नहीं करनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो जितने भी लाभ बढ़ते हैं तो उससे कैपिटल बढ़ती है, लॉस बढ़ेंगे तो कैपिटल घटेगी। तो जर्नल रिजर्व खत्म करना है, एंट्री तो हो जाती है इसकी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि जर्नल प्रॉफिट खत्म होता है डेबिट में। तो जर्नल रिजर्व टू अशोक, टू भीम, टू चेतन। तो 60,000 रुपये को बांट देंगे 3:2:1 में, तो आ जाते हैं 30,000, 20,000 और 10,000 रुपये। और कोई नहीं है बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉफिट लॉस कोई रिजर्व। तो अब है रिवैल्यूएशन अकाउंट। नीचे एक पहली एडजस्टमेंट है गुडविल, 3 लाख रुपये। तो 3 लाख को फिर बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए। तो ओल्ड अनुपात 3:2:1 और नया अनुपात इक्वल, वही पिछले की तरह सेम है। तो फिर वही 1/6 सैक्रिफाइस ए का आ जाएगा और 1/6 गेन सी का आ जाता है। तो यानी कि ए ने लेने हैं और सी ने देने हैं। तो 3 लाख का 1/6 करते हैं तो वो आ जाता है फिर से 50,000, वही सेम है। तो ए ने मिलना है तो ए क्रेडिट में और सी ने देने हैं तो सी डेबिट में, क्योंकि कैपिटल डेबिट में घटेगी। तो सी की कैपिटल कम करनी क्योंकि सी ने देने हैं, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये। जो गुडविल की पहली तो ये एडजस्टमेंट होगी, सैक्रिफाइसिंग निकाल के 1/6 ए सैक्रिफाइस करेगा और सी गेन करेगा, क्योंकि सेम रेशो है, पिछले में भी यही था। अब बात करते हैं गुडविल होगी, रिजर्व बांट दिया हमने और पुराने अनुपात में, ये गुडविल बांट दी सैक्रिफाइसिंग में। अब बात आती है एडजस्टमेंट जो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। तो रिवोल्यूशन के बारे में ये कहता है जो लैंड है भूमि, वो उसकी वैल्यू होगी 1,60,000 रुपये, लेकिन पहले बैलेंस शीट में थी 1 लाख, यानी कि 60,000 रुपये बढ़ गई। संपत्ति जब बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद बिल्डिंग है दूसरी, डेप्रिसिएशन हो गया 6%, यानी कि बिल्डिंग कम हो गया 6%, डेप्रिसिएशन से संपत्ति वैल्यू में कमी आती है। तो बिल्डिंग है 1 लाख की, 6% इसका 6,000 रुपये, तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में दिखा देंगे। उसके बाद आता है हमारा तीसरी क्रेडिटर, एक और एडजस्टमेंट है। 12,000 रुपये क्रेडिटर थे जिनको हमने भुगतान करना था, लेकिन वो नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी कि अब वो क्लेम नहीं करेगा, यानी कि वो पैसे हमसे नहीं मांगेगा, तो वो 12,000 रुपये बच गए, तो प्रॉफिट हो गया। तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम दिखा देते हैं। तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट भी हमने बना रखा है, देखिए। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट में 60,000 रुपये बढ़ेंगे, क्योंकि 1 लाख से 60 होगी तो 60,000 प्रॉफिट हो गया, दिखा दिया। क्रेडिटर अब हमने पेमेंट नहीं करनी तो 12,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, दिखा दिया। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन लग गया 6,000 रुपये, 1 लाख का 6%, 6,000 लॉस हो गया, डेबिट में दिखा दिया। 3 ही एडजस्टमेंट थी रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड, संपत्तियों के मूल्य में कमी और वृद्धि। और फिर नीचे हमें दिया हुआ है जो इधर 72, इधर 6,000, एक ही एंट्री है तो 66,000 प्रॉफिट हो गया, तो इसे बांट दिया इनके लाभ हानि अनुपात में, तो 33, 22 और 11, 3, 2, 1 में। तो बनाते हैं इनका पूंजी खाता, तो इनकी पूंजी थी वहाँ पर 2 लाख, 1 लाख और 50,000। जर्नल रिजर्व बांटा, तो प्रॉफिट जब बढ़ते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, लॉस बढ़ते हैं तो कैपिटल घटती है। तो जर्नल रिजर्व जो बढ़ेगा तो क्रेडिट में, घटेगा तो कैपिटल डेबिट में। तो यहाँ पर 30, 20 और 10, 60,000 को हमने बांटा था जर्नल रिजर्व में जो पड़े थे। फिर वही गुडविल, तो ए को तो मिलेगा, सेक्रीफाइस किया है, और सी देगा, तो सी की पूंजी काट लेंगे और ए को दे देंगे। बढ़ेगी क्रेडिट में, घटेगी डेबिट में, तो ए सी की काट ली और ए की बढ़ा दी। और फिर टोटल किया हमने, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वहाँ पीछे हमने निकाला था 66,000 रुपये, तो 33,000 रुपये, 22,000 रुपये और 11,000 रुपये। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी बना दिया हमने और ये भी बना दिया। तो यहाँ टोटल किया तो इसकी पूंजी बच गई 313, इसकी बच गई 142 और इसकी बच गई 21,000 रुपये। इनका बैलेंसिंग फिगर बच गया। अगर नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो इनकी जो नई पूंजी है वो दिखाई जाएगी, और जो असेट्स हैं हमारी जिसमें कमी हुई है उसको कम करके दिखा देंगे, जिसमें वृद्धि होगी उसको वृद्धि करके दिखा देते हैं। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो फिर वही किस प्रकार हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा भिन्न है। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि 2 तरीके होते हैं हमारे खातों में लाभों को ट्रांसफ़र करने के। एक कि पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और दूसरा कि पूंजी खाते में ट्रांसफ़र ना करके एक एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से खातों में लेखा करना है, कि यानी कि जो भी लाभ जितने भी पड़े हैं उनको पूंजी में ट्रांसफ़र नहीं करना, एक एडजस्टमेंट एंट्री माध्यम से हमने सब कुछ करना है। तो ये वही क्वेश्चन है कि जब हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से पूरा क्वेश्चन करना है, यहाँ लाभों को ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि इसमें लिखा है लास्ट लाइन में कि पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यू, यानी कि जो भी परिवर्तन हुआ है वो उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते अपनी संपत्तियों और दायित्वों में। वह केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से अपना सारा करना चाहते हैं एडजस्टमेंट, और कोई भी रिजर्व प्रॉफिट लॉस को वो नहीं बांटना चाहते, आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाहते हैं, क्योंकि पूंजी खातों में नहीं बांटना चाहते। तो वो सेकंड पॉइंट है ये हमारा जो हमने पढ़ा था, एक पूंजी खातों में ट्रांसफ़र कर देना, लाभों को एक ट्रांसफ़र ना करना। ये हमने पीछे भी किया था लास्ट लेक्चर में ये पॉइंट, उसमें अलग एग्जाम्पल था, अब ये अलग है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए अब देखिए रिजर्व है 42,000 रुपये, तो ये साझेदारों में बटेगा पुराने अनुपात में। उसके बाद प्रॉफिट भी दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट में, तो ये भी बटेगा साझेदारों में। उसके बाद हमारे पास 2 तो ये आइटम्स होगी, और नीचे गुडविल है 45,000 रुपये, ये भी बटेगी साझेदारों में। यानी कि ये तीनों आइटम ऐसी हैं नीचे साझेदारों का जो पूंजी खाता है वो बढ़ेगा, क्योंकि ये उनकी कैपिटल में वृद्धि करते हैं। गुडविल भी बढ़ेगी और रिजर्व भी मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी है जो उसमें हिस्सा उनको मिलता है। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड हैं, तो वहाँ से जो प्रॉफिट या लॉस निकलता तो उसको भी हम साझेदारों में बांट देते हैं उनके पूंजी खाते में, उनके अनुपात के अनुसार।
लेकिन अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है। रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है वो हमने नहीं बनाना, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से हमने सब कुछ करना है। तो वो कैसे होता है वो अभी आपको समझाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक बार समझ लीजिए, जैसे पहली एडजस्टमेंट है इसमें कि स्टॉक की जो वैल्यू है 20% लेस, यानी कि लॉस हो गया ये 20% जितना भी है। तो स्टॉक है 180 का, तो 20% बनता है 36,000 रुपये लॉस। दूसरा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 1500 रुपये बढ़ गए, तो 2000 थे पहले, 1500 बढ़ गए यानी 35 हो गए, तो बढ़े कितने 2000, 1500 रुपये, यानी कि प्रोविजंस जितनी भी होते हैं उस ऑल प्रोविजंस आर लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटी जब बढ़ गई यानी 1500 रुपये लाइबिलिटी है, प्रोविजन है इसलिए बढ़ गई, तो लॉस हो गया 1500 रुपये का। ये हो गया 3600 रुपये का स्टॉक का। फर्नीचर की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन 20% और प्लांट पे 15%, दोनों में ही वैल्यू कम होएगी तो दोनों में ही लॉस है हमें। फर्नीचर पे 20%, तो फर्नीचर है हमारे पास 30,000 रुपये का, तो इसका 20% निकाल लेंगे, जो भी बनता है हमारा 6,000, 20% निकाल लेंगे इसका। उसके बाद है प्लांट का 15%, तो 15% प्लांट का निकालते हैं, तो 2 लाख का 15% तो 30,000 वो आ जाता है। और उसके बाद आ जाता है बिल्डिंग की वैल्यू होगी 3.5 लाख। तो पहले कितनी थी भाई बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख, अब होगी 3.5। तो यानी कि जितनी भी एडजस्टमेंट आई है गुडविल को छोड़कर ऊपर 5, ऊपर वाली चारों में वैल्यू कम हुई है, सब में लॉस हुआ है। सिर्फ एक ये वैल्यू थी बिल्डिंग की जिसमें 50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो टोटल लॉस कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, कितना उनको मिलता और कितना नहीं मिलता, एडजस्टमेंट एंट्री किस प्रकार होगी देखते हैं आप। मान लीजिए अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो ये जो लॉस हमने पीछे भी आपको बताई थी, स्टॉक में कमी आ गई 36 की, प्रोविजन फॉर बढ़ गया 1500, फर्नीचर 6000, प्लांट 30,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट और थी 3500 रुपये, तो टोटल लॉस बनता है 77,000 रुपये। लेकिन 50,000 बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी, तो एक्चुअल लॉस रहेगा 27,000 रुपये। हमें टोटल रिवैल्यूएशन से अगर हम बनाते तो वो लॉस 27,000 रुपये होता और वो पार्टनर में बढ़ता। तो 27,000 रुपये ये मैंने माइनस में यहाँ दिखा रखा है। तो उसके बाद प्रॉफिट भी बटना था। प्रॉफिट कौन कौन से थे, 42,000 रिजर्व दिखा रखा है बैलेंस शीट में, 21,000 रुपये प्रॉफिट के दिखा रखे हैं बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, और 45,000 रुपये गुडविल के। तो 27,000 माइनस का लॉस है जो हमें वैल्यूएशन से वो बटना था, और 3 आइटम में प्रॉफिट की साझेदारों में बटनी थी। तो अल्टीमेटली माइनस करके 21,000 तीनों को जोड़ के हमारे पास 81,000 रुपये बच गए जो हमने साझेदारों में बटने चाहिए, जो अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ता है क्वेश्चंस का। तो 81,000 का क्या करना है, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी वो। तो पहले हमने ये अनुमान लगाया अगर हम ऐसा करते, उनको बांटते तो कितना प्रभाव पड़ता। तो हमने सब अल्टीमेट देख लिया कि रिवैल्यूएशन से 27,000 रुपये लॉस बढ़ता और ये 3 आइटम से प्रॉफिट होता, और टोटल 81,000 रुपये यानी कि 27,000 भी घाट उनको क्रेडिट में कर देते, तीनों प्रॉफिट डेबिट में, क्रेडिट में प्रॉफिट और 27,000 रुपये डेबिट में करके, तो 81,000 रुपये अल्टीमेटली प्रभाव पड़ रहा है जो बटना चाहिए था। तो अब यहाँ उस अनुपात में ना बांट के जो हम बांटते हैं लाभ हानि अनुपात में, तो जब खातों में ट्रांसफ़र नहीं करने होते उनके, तो उस केस में जो है वो सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग रेशियो में उसकी एडजस्टमेंट एक एंट्री जो हमने करनी होती है। तो सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग अनुपात निकाला हमने ओल्ड अनुपात न्यू करके। तो ब्रिजेश तो है 1/18 सैक्रिफाइज, चारू है 2/18 गेन, और दिलीप है 1/18 सैक्रिफाइज। अब जानते हैं जो सैक्रिफाइज करता है उसको हिस्सा मिलता है, और जो सैक्रिफाइज नहीं करता उसको हिस्सा नहीं मिलता। तो जो भी सैक्रिफाइस करेगा वो हिस्सा ले जाएगा। तो 81,000 का 1/18 निकालते हैं अगर हम, तो ये निकलता है 4500 रुपये। तो यानी कि 4500 रुपये मिलेगा ब्रिजेश को और 4500 रुपये मिलेगा दिलीप को। देगा कौन, जिसको गेन हुआ है वो है चारू पार्टनर तीसरी, जिसको हुआ है गेन। तो एंट्री क्या हुई, अभी एक ही एडजस्टमेंट एंट्री करनी है हमने, इसमें कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, कोई कैपिटल अकाउंट में रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं करना, कोई प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं करना, कुछ नहीं करना। यानी जो भी हमने करना था, ये तो एक आपको अनुमान बताया है मैंने, अगर हम करते तो क्या प्रभाव पड़ता। तो हमने सब लॉस टोटल 27 निकल गया, प्रॉफिट टोटल जोड़ के अल्टीमेटली 81,000 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। तो इसको सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग में बांटकर सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें कहा गया है कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से खाते बनाने हैं, हमने लाभ हानि का बंटवारा उनके पूंजी खातों में नहीं करना। तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, मैंने आपको बताया 1/18 4500 रुपये तो मिलेंगे ब्रिजेश को और 4500 मिलेंगे दिलीप को, क्योंकि दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। 81,000 का जो सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग रेशियो अगर हम निकालते हैं तो वो बनता है इतना 4500 और 4500। तो दोनों को मिलना है, चारों ने देने हैं, तो जिसने देना है वो डेबिट में, क्योंकि कैपिटल डेबिट में कम होगी और क्रेडिट में बढ़ेगी। तो एंट्री होगी चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
ब्रिजेश टू दलीप, यानी कि 9,000 रुपये वो देगी और 4500 रुपये ब्रिजेश और दलीप को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी एक सिंगल एंट्री से जो सारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है। यह तब करना होता है जब क्वेश्चन में कहा गया हो कि पूंजी खातों में लाभों का वितरण नहीं करना, एक एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से हमें सारा जो है प्रभाव करना है। और अगर बैलेंस शीट बनानी होती इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि तो फिर क्या प्रभाव पड़ता, तो जो ओल्ड बैलेंस शीट हमें दी हुई है, जो क्वेश्चन के अंदर ही हमें ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है, ये एज इट इज़ नई बैलेंस शीट बन जाती। सिर्फ जो इनकी पूंजी है इसकी 3,04,500, क्योंकि 4500 रुपये इसको मिले हैं और 4500 रुपये इसको मिले हैं, तो 4500 इसके ऐड कर देते 54,500 और उसके 9,000 रुपये कम कर देते चारों के। तो इस प्रकार से सिर्फ कैपिटल चेंज कर देते, बाकी सारी की सारी एज इट इज़ रहेगी। क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमें अल्टर्ड वैल्यू पे नहीं दिखाना, यानी कि जो भी संपत्ति दायित्व है उनको हमने चेंज नहीं करना, जो है उनको एज इट इज़ रखना है और एक एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से हमने सिर्फ परिवर्तन करना है। तो ये है, अगर हमने ऐसा ना लिखा हो पूंजी खाते में परिवर्तन करना होता है तो जो बैलेंस शीट बनती है उस परिस्थिति में जो घटेगी उसको घटा के दिखा देते हैं, जो बढ़ेगी उसे बढ़ाकर दिखा देते हैं नई बैलेंस शीट में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था हमारा। तो एक एग्जाम्पल और ये पीछे भी हम कर चुके हैं, दोबारा करते हैं। ये सेकंड पॉइंट है, दोनों ही चलो कर लेते हैं कि जब पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करना है लाभों को और जब पूंजी खाते में ट्रांसफ़र नहीं करना, एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से क्वेश्चन करना। तो इसमें है हमारे पास 35,000 रुपये रिजर्व और अनुपात है ओल्ड 4:3। अगर पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करना है तो पता है जितने भी रिजर्व प्रॉफिट लॉस सब पड़े होते हैं उन्हें साझेदारों में उनके लाभ हानि पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। तो ये पहली परिस्थिति जब पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करना है तो 35,000 रुपये को उनके 4:3 में बांट दिया, 20 और 15। तो सेकंड परिस्थिति है कि जब उनको ट्रांसफ़र पूंजी खाते में ट्रांसफ़र ना करके एक एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से करना है तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो 4 और 3 है अनुपात और 5, 3, 2 है, ओल्ड भी है न्यू भी है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल लेंगे या गेनिंग किसको हुआ, तो ये देखिए, तो इसको हो गया सैक्रिफाइस और इसको हो गया सैक्रिफाइस और इसको हो गया गेन। यानी कि 3 पार्टनर थे, एक नया आया था, 2 पहले थे, तो दोनों 2 सैक्रिफाइस कर रहे हैं। गेन का जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे उस अनुपात में हिस्सा मिल जाएगा और जो गेन कर रहा है उसको उस अनुपात में देना होगा। तो टोटल था हमारे पास 35,000 रुपये जो रिजर्व थे, तो उसका हमने निकाल लिया। 35,000 रुपये का जो सैक्रिफाइसिंग तो सेवक देगा और ये दोनों लेंगे। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हैं कि जब पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करना हो तो पहले एग्जाम्पल थे और जब ना करना हो तो ये 2 लास्ट के 2 एग्जाम्पल हैं, दोबारा से रिपीट किए हैं। तो जो ये टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आने वाले एडमिशन और रिटायरमेंट में भी बनाया जाता है और बिल्कुल सेम टू सेम बनता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोबारा से एक बार अंतिम बार इसकी परिभाषा बता देते हैं। संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप लाभ हानि की गणना करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। और अंत में ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।